सभी का। आज हम श्रीमती सोनिया गांधी जी की कुंडली को लेकर विश्लेषण करेंगे और यहाँ पर मुझे 2-3 कंसेप्ट्स को डिस्कस करना है, इसलिए इस चार्ट को मैं यूज करूंगा। आगे हमें जब अभी योगी, सहयोगी, अवयोगी ग्रह समझना है, उसमें भी ये चार्ट हमें हेल्प करेगा। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सर्प देशकोण का, उसको भी समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किरण राव सर जी ने जब इस बात को कहा कि अगर कोई ग्रह सर्प देशकांड में आया हो तो वहां पर कहीं ना कहीं चुनौती देखने को मिलती है। ये वीडियो उन सभी लोगों को हेल्प कर सकता है जो कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी देखोगे कि शुक्र जैसा जो ग्रह है वो चौथे भाव में बैठा हो, बड़े बड़े राजयोगों का नाम लिया जाएगा और अभी हम देखेंगे कि यही शुक्र की दशा आज उनकी चल रही है और क्या परिस्थिति है। ठीक है, इसीलिए इस कुंडली के एनालिसिस में सिर्फ आपको ऊपर जो चीजें हैं उसी को नहीं सोचना, आपको डेप्थ में चीजों को खोजना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस कुंडली पर रिसर्च इसलिए शुरू की थी कि मुझे एक चीज अजीब सी लगती थी, ये जिनके साथ जुड़े वही कहीं ना कहीं साफ हो जाते थे। राजीव गांधी जी के साथ उनका जुड़ाव हुआ, कहीं ना कहीं चैलेंज हुआ। सोनिया गांधी जी के साथ जब इंदिरा गांधी जी का जुड़ाव हुआ तो एक फेज ऐसा आया जहां पे कि इंदिरा गांधी जी की लाइफ भी अप डाउन करने लगी। उसके बाद जिन भी पार्टीज ने उनके साथ अपना कोएलिशन किया वो नेचुरली ही डाउन हो रहे थे। तो उस चार्ट में आखिर ऐसा क्या है जो कि जिनके साथ वो जुड़ रहे हैं वो अपने आप ही खराब होती जा रही है सिचुएशन, क्यों उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आ रही है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल जो पिछले कुछ साल के रहे कि आपका यूपी में जब इलेक्शन हो रहे थे तो वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हों, यानी कि क्षेत्रीय दल अपनी कितनी ताकत रखते हैं ये होने के बावजूद जब वो इनके साथ जुड़ रहे थे वो ताकत तो छोड़िए, वो अपने भी गढ़ को बिल्कुल खत्म कर रहे थे। तो आखिर हो क्या रहा था, क्यों हो रहा था, ये सबसे मेन सवाल था। अब देखेंगे कि क्या इस कुंडली में ऐसा है जो इस पर्टिकुलर चीज को करा रहा है। साथ ही साथ उसी कॉम्बिनेशन को इंदिरा गांधी जी के कुंडली में भी दिखाऊंगा और वहां बताऊंगा कि योग कैसे चीजों को बदल सकते हैं। क्या कारण था कि उनकी जिंदगी में वो चीज तो थी, योग तो था, लेकिन वो योग बदल रहा था, लेकिन इनके में वो योग बदल नहीं पाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कुंडली के विश्लेषण से। सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि ये जो कुंडली है ये 4 नंबर से बन रही है, यानी कि कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली होने के बाद अगर हम देखेंगे लगन की पोजीशन को तो लॉन्गिट्यूड बेसिस पर जो लगन है वो कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी जो है वो है बुध और वो बैठे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव जो है वो पूर्व पुण्य का है और क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वहां बैठे हैं तो उस कंडीशन में पूर्व पुण्य की वजह से उनको जिंदगी में बहुत सारी चीजें हासिल होनी थी। ये चार्ट सोनिया गांधी जी का है, इंदिरा गांधी जी का नहीं है, इसलिए यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि जन्म ही कोई ऐसे फैमिली में हुआ हो जहां पे कि रॉयलिटी नजर आती हो, लेकिन पूर्व पुण्य जो था वो कहीं ना कहीं इस जन्म के अंदर किसी ना किसी रूप में आना था। अब देखिए, बुध जो है उनकी युति इस कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड सन के साथ है। ये कॉम्बिनेशन हम अभी थोड़े समय के बाद इंदिरा गांधी जी के कुंडली में भी देखेंगे। तो यहां पर हम ये समझ पाएंगे कि सेकंड हाउस किसी तरीके से फैमिली का कॉम्बिनेशन है, किसके साथ, फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ। तो वेल्थ क्रिएशन जो होगी वो पहला प्रायोरिटी होगी, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ है, फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं आप खुद दर्शाए जाते हैं। आप खुद में फर्स्ट हाउस को जब देखेंगे तो किस तरीके से देख रहे हैं पहले समझ लीजिए। जब मैं फर्स्ट हाउस को यहां कनेक्ट कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं हमारे सोचने के ढंग से, फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड से,
मैं बात कर रहा हूं लगन से, मैं लग्नेश को नहीं लेकर आ रहा, ध्यान दीजिएगा, लग्नेश नहीं, लगन। जो मैंने आपको नक्षत्र बताया है उसका स्वामी वो है बुध, वो पंचम में बैठा है, कहीं ना कहीं वो बैठा है आपके पूर्व पुण्य के भाव से, उसको साथ जो मिल रहा है वो मिल रहा है सेकंड हाउस के लॉर्ड का, द्वितीयेश का, धन संपत्ति का। ठीक है, इतनी चीज आपको समझनी है। और ये दोनों ही चीजें जो है ये राहु केतु की एक्सेस में है, इतना चीज पहले समझ लीजिए। इस चीज से ये समझ में आ जाएगा कि सोच बुध जो है वो जाना चाहता है सूर्य सत्ता की तरफ, और पूर्व पुण्य की वजह से सत्ता भी मिलेगी क्योंकि पंचम भाव में ही बैठे हैं सूर्य, तो पूर्व पुण्य की वजह से उन्हें सत्ता भी मिलेगी और धन भी मिलेगा। लेकिन राहु केतु एक्सेस में आने के कारण इसमें चुनौतियां भी आएंगी। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन जो है उसको देखिए, इस कुंडली में जो शनि है वो 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में जाके बैठे हुए, और शनि की जो प्लेसमेंट है वो पुष्य नक्षत्र में दिखाई देती है। अब क्या होगा ऐसे कंडीशन में, जब हम कुंडली को देखेंगे कि शनि बैठे हैं अपने नक्षत्र में तो बहुत अच्छा है, और इस हिसाब से वो 7th और 8th के फल दे रहे हैं, तो ये प्लेसमेंट पोजीशन बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट पोजीशन में कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे किस कौन से देश कौन में चले गए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस कंडीशन में जो ये शनि है ये सर्प देश कोण में है, ये बुध जो है ये सर्प देश कोण में है। अब शनि केतु और बुध तीनों का सर्प देश कोण में होना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में ये प्लेनेट की अपनी दशाएं आए ना आए, लेकिन इनसे जुड़ी हुई जो चीजें होंगी, जो भाव होंगे, उसको बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर शनि जो कि 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, विवाह और विवाह के सुख, उसमें भी हमने देखा कि अचानक से किस तरीके से राजीव गांधी जी को राजनीति में आना पड़ा और किस तरीके से उनका दुखद अंत हुआ। दूसरा 7th हाउस साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि जिन भी लोगों के साथ पार्टनरशिप हुई नेचुरली वो खुद डिस्ट्रॉय हो गए। ये इसलिए ज्यादा सोचने की बात है कि अगर ध्यान से देखिएगा, जब लालू प्रसाद यादव जी को जेल हो रही थी उस समय केंद्र सरकार खुद कांग्रेस की ही थी, यानी कि किस्मत अगर किसी को तबाह करने आए तो आपके अपने भी आपको नहीं बचा सकते, ये सिचुएशन थी। तो इस बात को पकड़ने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि भाई कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग दुर्योग से हटके चीजें होती हैं जो कि उस कुंडली के लेवल को चेंज कर सकती है। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक शब्द समझा रहा हूं, सर्प द्वेष कोण। इसकी चर्चा कहीं ना कहीं के.एन. राव सर जी ने की थी। ये कहां कहां मिलेगा इसको भी बता दूं, ये मिलता है 4 नंबर की राशि में, ये मिलता है 8 नंबर की राशि में, ये मिलता है 12 नंबर की राशि में। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर की राशि में कोई ग्रह बैठा है तो उनकी कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज हैं, उन डिग्रीज के अंदर जाने पर उस ग्रह के ऊपर सर्प देशकांड का प्रभाव होता है। ऐसे परिस्थिति में उन ग्रहों की दशा अंतर्दशाओं में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना भी हो जाया करता है, या जिन भावों के साथ वो जुड़े होते हैं उन भावों के साथ भी चुनौतियां देखने को नेचुरली मिल जाती हैं। नेचुरली आप सोच भी नहीं पाते कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन वो फिर भी नेचुरली कहीं ना कहीं काम करने लगते हैं। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड लग्नेश, अब शब्द को देखिएगा लग्नेश, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड लग्नेश चंद्रमा 12th हाउस में जाके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश में जाके राइज होने की बात होगी, नहीं तो मेंटल टेंशन की बात होगी। तो जब उन्होंने अपने जन्म स्थान को छोड़ा तो उनको राइज प्राप्त हुआ, वेल एंड गुड। यहाँ पे चंद्रमा और राहु के बीच में जो है नक्षत्र का परिवर्तन है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये चंद्रमा कहीं ना कहीं अपने आप में उच्च
उच्च सा महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की प्लेसमेंट आर्द्रा नक्षत्र में है और राहु की प्लेसमेंट जो है ये रोहिणी नक्षत्र में है। एक्सचेंज किसी भी लेवल पे हो वो कहीं ना कहीं काम जरूर करता है, चाहे वो नक्षत्र में हो चाहे वो राशि में हो। इसकी वजह से जो चंद्रमा 12वें घर में परेशानी देते हुए दिखते हैं वो लाभ भाव में उच्च राशिस्थ होते हुए भी नजर आएंगे इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज राहु और चंद्रमा के नक्षत्र के बीच में। इसकी वजह से उनको काफी फेम भी मिलेगा, काफी एक प्रसिद्धि भी मिली। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी एक शुरुआत की जिंदगी कहीं भी रही हो, बाद में जिंदगी ने उनको एक प्रसिद्धि तक तो लेकर आ गए। अब समझना जरूरी ये है कि योगी अवयोगी ग्रह किस तरह से काम करते हैं। अभी जो मैंने आपको चीज बताई सर्पदेश कोण, ये एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। ये चीज जब भी कनेक्ट होगी तो याद रखिएगा, अगर ये ब्रेक नहीं हो रही है तो फिर जिन जिन भावों के साथ उस ग्रह के संबंध है उसमें बेवजह की चुनौतियां परेशानियां देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। केतु कहीं ना कहीं कोरूलर है 5th हाउस का, वो भी सर्पदेश कोण में है, इसीलिए चाहे तो आप किन्हीं भी संतान को देख लीजिए, उनके साथ भी किसी न किसी रूप में परेशानी चल रही है। बुध खुद ही बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं साहस पराक्रम और 12th हाउस ये भी चुनौतियों में फंसे हुए हैं। सूर्य जो है वो देश कोण में सर्प देश कोण में नहीं थे, इसकी वजह से सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट रही। अब मैं थोड़े समय के लिए आपको इंदिरा गांधी जी की कुंडली की तरफ ले चलता हूं, वहां पे इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये कॉम्बिनेशन जब काम करते हैं तो कैसे किसी एक पे काम करते हैं और कैसे किसी दूसरे में बदल जाते हैं। ये कुंडली देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली थी। यहां पर भी अगर बात करूं तो शनि सर्प देश कोण में था, बुध भी सर्प देश कोण में था और यहाँ सूर्य भी सर्प देश कोण में था। यहाँ सूर्य का सर्प देश कोण में आने के कारण एक समय आया जब भारत की सरकार कहूं या जुडिशरी कहूं, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया सुओ मोटो होकर, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वह सर्प देश कोण में था। दूसरी चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे भी शनि तो सर्प देश कोण में था तो उसका असर उनके मैरिज लाइफ के ऊपर पड़ना था, लेकिन उस लेवल पे नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इधर एक एक्सचेंज काम कर रहा था शनि और चंद्रमा के बीच में। इस एक्सचेंज के कारण वो सर्पदेश कोण का जो ग्रह है वो अपने आप को संभाल लेता था। कांग्रेस की पार्टी जो है वो उस समय भी टूटी थी जब इंदिरा गांधी जी पद पे बैठी हुई थी, ऐसा तो नहीं है कि तब नहीं टूटी थी, बहुत विद्रोह विरोध वहां भी था, लेकिन एक्सचेंज होने के कारण वो काफी बार चीजों को संभाल लेते थे, परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेते थे। तो वहां पर वो जो एक्सचेंज योग था वो उन्हें सक्सेस देने में सफल हो रहा था। जबकि सोनिया गांधी जी के कुंडली में ये जो सर्पदेश कोण बना रहा है शनि, ये एक्सचेंज नहीं कर रहा, ये बहुत ही परमानेंट नेचर का हो गया और वो भी वक्री होके और बलवान हो गया। ऐसे परिस्थिति में ना सिर्फ की मैरिज बल्कि जो कोई भी पार्टनरशिप कर रहा है वो सब नेचुरली डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, किसी और को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। ये कंडीशन सबसे पहले इस रीजन से आ रही है, एक कंडीशन हुई। अब बात करें योगी अवयोगी की में, तो अब ये जो शनि है इस कुंडली में ये इनके लिए अवयोगी ग्रह बन के सामने आ जाएगा। ये देखिए सूर्य जहां पे योगी था, सूर्य जहां पे सत्ता में लेकर आ रहा था, वहीं पे सहयोगी होके शुक्र जो है सपोर्ट किए हुए थे कि ठीक है कहीं ना कहीं सत्ता में जाने के लिए चौथे भाव में ही चौथे भाव के स्वामी बने बैठे हैं। तो जो हम अभी कह रहे थे ना मालव्य नाम का राजयोग, वो मालव्य नाम का राजयोग घटित हो गया और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट किया। लेकिन अवयोगी ग्रह शनि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अवयोगी ग्रह होने के कारण तो शनि यहाँ पे जितने भी बड़े से बड़े योग हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश करने लगेगा। और यही रीजन है कि यहाँ पर सर्पदेश कोण के बाद अवयोगी होने के कारण आपको पार्टनरशिप्स में, आपको बिजनेसेस में, हर चीज में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब जो आखिरी चीज बचती है वो है कि इनका तारा चक्र, क्योंकि शनि खुद लगन पे आके बैठे हुए थे, इस कारण से जो इनका लगन तारा था
अगर आप उससे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि शुक्र जो है वो विपत्ति लेकर आएगा, परेशानियां लेकर आएगा अपनी दशाओं अंतरदशाओं में। इसीलिए भले ये शुक्र यहाँ पे मालव्य नाम का राजयोग बना के बैठा हुआ हो, लेकिन उस राजयोग के रिजल्ट्स को शुक्र नहीं गुरु की दशा में कहा जाएगा, शुक्र नहीं गुरु की दशा में कहा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो खुद विपत्ति देने वाली दशा बनती है। और इस समय आप देखोगे तो उनके ऊपर 2019 के नवंबर से जो है शुक्र की दशा चल रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं चुनौतियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, और ये 2023 के फरवरी तक शुक्र में शुक्र की ही अंतरदशा बनी हुई है, विपत्ति में विपत्ति कायम है। जबकि जो राइज पीरियड था, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये 1960s और 70s का पीरियड था आई थिंक, जबकि उनको कहीं ना कहीं जो शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन था वो रिजल्ट कर रहा था बहुत सारी प्रॉपर्टीज को, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टीज को क्रिएट करने के लिए। इस तरीके से योग को और योग के साथ साथ जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशनों को पकड़ना होता है। सिर्फ ये नहीं कि मेरे कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है तो लगन में बैठ जाने से मुझे वो सब कुछ चीजें प्राप्त हो जाएंगी। कुछ अंदर की बारीकियां हैं, अगर उनमें कुछ भी डिफरेंस आ गया तो वो जो योग आप समझोगे वो योग बदलने लग जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैंने कुछ समय पहले आप लोगों से ये भी कहा था कि 7th हाउस का लॉर्ड और उठ के गया 1st हाउस में, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है तो पद प्राप्ति की कंडीशन बनाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे राशि क्या थी? वहां 4 नंबर की राशि नहीं थी, 8 नंबर की राशि नहीं थी और 12 नंबर की राशि नहीं थी। इन 3 राशियों के अंदर, इन 3 राशियों के अंदर इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि इनमें सर्प द्वेष कोण आता है, और उसके प्रभाव और उसमें बैठे हुए ग्रहों के जो भी भाव है उनके ऊपर जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हुआ करते हैं। और यही चीज इस कुंडली में सबसे पहले शनि को खराब कर रही है। दूसरा, शनि का अवयोगी हो जाना। अब अवयोगी का कंसेप्ट यह है कि सूर्य और चंद्रमा के आपस की जो पोजीशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक प्लेनेट अपने आप को पॉजिटिव और कोई एक प्लेनेट अपने आप को नेगेटिवली एनर्जाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे शुक्र को तो पॉजिटिव एनर्जी मिली, वो अच्छे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं शनि जो है वो नेगेटिवली एनर्जाइज हो गए तो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गए। पहले सर्प देश कोण में थे, दूसरा अवयोगी हो गए, तीसरा कि शनि वहां से बाहर नहीं निकल पाए, चंद्रमा के साथ भी एक्सचेंज नहीं कर पाए, और ना ही नक्षत्र के लेवल पे कोई ऐसे बड़े संभावित एक्सचेंज को कर पाए जो कि रिजल्ट कर पाता। क्योंकि जो शनि है उनका एक्सचेंज आ भी रहा है तो कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ अपने ही नक्षत्र में बैठ गए हैं। बुध शनि के नक्षत्र में, शनि अपने नक्षत्र में। अगर कम से कम यहाँ पे शनि अपने नक्षत्र में नहीं बैठते तो भी कुछ हद तक चीजें संभल जाती। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा कि हर चीज हर जगह जो दिख रही है वो बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, ये कहने से पहले भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। आप पढ़ोगे पुष्य नक्षत्र अच्छा है, फिर उसके स्वामी होके उसी में बैठ जाना अच्छा है, लेकिन अगर ग्रह को जो रोल अलॉट हुआ वो डिस्टर्बिंग हो गया तो फिर वो ग्रह कहीं ना कहीं अच्छे की जगह आपकी जिंदगी में बुरा भी करने की कोशिश कर सकता है। देखिए, यहाँ पे तो शनि परम मित्र तारा से आएंगे, उसके बावजूद भी वो कितने भी पॉजिटिव हो, उनके अंदर इतनी नेगेटिविटीज इंक्लूड हो गई कि वो ग्रह अपने भावों के रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाया करते। तो आई होप कि अब आप लोगों को चीज समझ में आएगी कि आपको किसी को सुन के ये नहीं करना है कि मेरी कुंडली में तो देखिए ये राजयोग बना रहा है, ये बना रहा है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि शुक्र राजयोग बना रहा है तो धन दे रहा है, नहीं, यहाँ पे गुरु की कंडीशन आ गई है, भले वो उसका शत्रु है, चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, गुरु की दशा में रिजल्ट्स मिल रहे हैं, शुक्र की दशा में परेशानी मिलना लिखा है तो परेशानियां मिल रही हैं। हर कोई कॉम्बिनेशन जब कभी भी आपको रीड करना है तो आपको उसके साथ बहुत सारी चीजों को अंदर तक चेक करना है
ऊपर से कभी ऐसा देख के मत बोलिएगा कि सर मेरी कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठा है तो इस भाव के फल करेगा, क्योंकि नक्षत्र और उसके जो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है वो हम पकड़ नहीं पा रहे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें कुछ और देगा, रिजल्ट्स कहीं और ही देखने को मिल जाया करते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आने वाले वीडियोस में हम राशि पे पहले डिस्कस करेंगे, राशि के बाद हम डिस्कस करेंगे योगी और अवयोगी ग्रहों के ऊपर भी। धन्यवाद।